Hello everyone, so welcome to the new chapter of physics that is electrostatics। ये हमारा 8th चैप्टर है किसका, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। हमने 11th स्टैंडर्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बेसिक्स पढ़े थे, चार्जेस क्या होते हैं, फिर चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एक गॉस थ्योरम नाम का एक थ्योरम पढ़ा था, राइट। तो इसके आगे क्या होने वाला है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने 11 में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन इट इज एट रेस्ट। मतलब हमारे पास दो टाइप के चार्जेस अवेलेबल है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और एक होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जब ये चार्जेस रेस्ट पोजीशन में रहेंगे तब उनकी जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन था किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगर मैंने यहाँ पर दो चार्जेस लिए, क्या लिए, दो चार्जेस, यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर है माइनस चार्ज। क्या है, माइनस चार्ज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, निकलती है। वो कहाँ से निकलती है, इट emerge फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलती है, हमारे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उनका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से अवे जाएगी और नेगेटिव के टूवर्ड्स जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें किसी भी पॉइंट पे, इस पूरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कैसे निकाल देते हैं, उसको क्या कर दो, एक टेंजेंट बना दो, उसको क्या कर दो, एक पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको इस पॉइंट पे चाहिए, इफ यू वांट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो क्या करोगे, यहाँ से एक टेंजेंट बनाओगे, यहाँ से एक टेंजेंट बनाओगे, और टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में बना रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब अगर आपने, हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस should be in the direction of electric lines of forces, should be in direction of electric lines of forces। उस टेंजेंट से आपको क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, जिसमें से, राइट। तो ये बात हो गया हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखा था, उसको हमने बोला था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, उसमें क्या बात हुई थी, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो हमारे पास क्या था, कूलम्स लॉ था। क्या था, कूलम्स लॉ। हम मान लेते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस है आर। क्या है, डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला क्या, एफ का फॉर्मूला क्या मिला था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यू इज पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, कोई भी हो सकता है। मान लो इसको मैंने Q1 मान लिया और इसको मैंने Q2 मान लिया, राइट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलेगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेर K को क्या बोलते थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बराबर। और इसका अपना एक वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी मतलब इट इज नथिंग बट द अलाउंस, या कोई भी मीडियम से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है, मान लो यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है, तो ये जो एयर मीडियम है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कितना अलाउ करेगा, कितना परमिशन देगा, कहाँ से, खुद से पास होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इस के का अपना एक क्या है, फॉर्मूला है या वैल्यू है, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। तो कहीं पर भी आपको इस फॉर्मूला में डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स, या तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं, फोर्स इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, राइट। अगर मुझे Q1 का निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ Q1, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, E1, ताकि मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ E1। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला पुट करना चाहिए, क्या बन जाएगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू E1 इंटू Q1। Q1 कैंसिल, तो E1 का वैल्यू क्या मिला मुझे, K Q2 अपॉन R²। सिमिलरली मुझे E2 का वैल्यू क्या मिलेगा, K Q2 अपॉन R²। तो ये था हमारा फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पहले भी। उसके बाद देखा था हमने एक इंपॉर्टेंट लॉ जिसको गॉस थ्योरम बोला गया था। क्या बोला गया था, जिसको गॉस थ्योरम बोला गया था। तो गॉस थ्योरम किसके बारे में बात करता है, अगर हमारे पास एक एनक्लोज्ड कंटेनर है या एनक्लोज कोई बॉडी है, हमारे पास क्या है, एक एनक्लोज्ड बॉडी है। मान लो एक हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह से क्या है, एनक्लोज मतलब पूरी तरह से बंद है, और इसके अंदर हमने एक चार्ज क्यू रख दिया। क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू रख दिया। इसको मैं प्लस क्यू लेता हूँ, क्या लेता हूँ, प्लस क्यू। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मूव्स अवे। हमने अभी देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर जाती है। तो यहाँ पर इस बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कैसे रहेगा, जैसे रहेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अवे डायरेक्शन में, बराबर। तो इससे हमें मिलता है कि इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इससे हमें फॉर्मूला मिला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या, चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब कितना चार्ज है किसके अंदर, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो चार्ज एनक्लोज्ड इन द ऑब्जेक्ट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट वंस अगेन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, इट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ds। मतलब मान लो अगर मैंने यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया, तो उस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैंने मान लिया कि एक ये मेरा गिवन एरिया है, ये मेरा क्या है, गिवन एरिया, और इसके अंदर से अभी ये क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही है। तो अभी हमें दिख रहा है गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही है, 1 2 3, बराबर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट 3। 5 कितना मुझे मिल गया, 3 मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। उसका फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू ds। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो जैसे हमने देखा था वेक्टर्स में या मैथमेटिकल मेथड में, क्या बन जाएगा ये, phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमें cos थीटा मिलता है, और जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमें sin थीटा मिलता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एक phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। और ये क्या था हमारा गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं हम जब कोई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, एनक्लोज्ड रहेगा। तो उस चार्ज एनक्लोज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है, ठीक है, जो क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से हमारा ये तो हमारा 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक था। तो इसके आगे जो है लास्ट 11th स्टैंडर्ड में हमने गॉस थ्योरम तक पढ़ा था, मतलब इसके डेरिवेशन तक हमने पढ़ा था। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है इस 12th स्टैंडर्ड में, जो हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या है हमारा आज का टॉपिक, जो है 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या है हमारा आज का पहला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमें सबसे पहला जो शेप पढ़ना है वो है हमारा स्फीयर।
क्या है हमारा स्फीयर। मतलब हम लोग बोलते थे ना गॉस थ्योरम में क्या बात की थी हमने कि कोई एक एनक्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, हाँ या नहीं। कोई एक एनक्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एनक्लोज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा जो पहला क्या है एनक्लोज ऑब्जेक्ट है वो है स्फीयर। क्या है वो सॉरी स्फीयर है। मतलब हमने को सॉरी थोड़ा अंडा दिख रहा है, अच्छे से बनाते स्फीयर को, यहाँ पर अच्छे से बनाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, और यहाँ पर हम डेरिवेशंस करेंगे। क्या मान लिया मैंने, यहाँ पर जो अपना एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, और इसका रेडियस है वो है कैपिटल आर। उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमने जो चार्ज रखा है वो कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ स्फीयर पे। हमने प्लस क्यू चार्ज कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ स्फीयर पे रख दिया। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, चार्ज रख दिया तो चार्ज रख दिया मतलब उसमें से क्या निकलने वाली है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उनमें से क्या निकलने वाली है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो गई, हर डायरेक्शन में जाएगी, वो कैसी जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। अब ये क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। तो ये जो मैंने बनाई ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आर मतलब वापिस एक बार बना देता हूं, आर मतलब रेडियस ऑफ टेकन स्फीयर, और ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बाहर एक पॉइंट कंसीडर करना है। मुझे क्या कंसीडर करना है, बाहर एक पॉइंट कंसीडर करना है, इसको मैं नाम दे दूंगा पॉइंट पी। मुझे क्या नाम दे दूंगा, पॉइंट पी। अब मुझे इस चार्ज की वजह से, चार्ज प्लस की वजह से पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। मतलब ये जो पॉइंट पी पे चार्ज क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है या लगा रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो एप्लीकेशन में या गॉस थ्योरम में हमेशा याद रखना है कि हमें एक गॉसियन, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऑन द पॉइंट जो हमें कंसीडर किया है। मतलब इस पॉइंट से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी सरफेस। क्योंकि हमने देखा था गॉस थ्योरम कब एप्लीकेबल है, ये क्यू था मेरा, और मुझे फाई का वैल्यू कब मिला था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जब मेरा जो पॉइंट था वो कहां पर था, ऑन द सरफेस था। जब मेरा पॉइंट कहां पर था, ऑन द सरफेस, राइट। पर यहां पर देखो ये कहां पर है, बाहर है, ये पॉइंट कहां पर है, बाहर है। तो मुझे अगर इसको ऑन सरफेस लाना है तो मैं यहां पर क्या एक ड्रॉ करूंगा, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करूंगा। उसका शेप भी क्या रखूंगा मैं, स्फेरिकल ही रखूंगा। क्यों स्फेरिकल, क्योंकि सिमेट्री मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सिमेट्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और इसका शेप क्या रखा मैंने, स्फेरिकल रखा। क्यों ड्रॉ किया वो समझा, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ एप्लीकेबल तभी होता है अगर मेरा पॉइंट जो है वो कहां पर है, सरफेस पे सिचुएटेड है। पर ये मेरा पॉइंट कहां पर था, बाहर था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दिया, एनक्लोज सरफेस बना दिया, ताकि वो पॉइंट कहां आ जाए, पॉइंट पी पे आ जाए। अब देखा था हमने वहां पर एक एरिया डीएस कंसीडर किया था, तो यहां पर मैं क्या कंसीडर करूंगा, एक एरिया डीएस, स्मॉल एरिया डीएस कंसीडर करूंगा। स्मॉल एरिया डीएस कंसीडर किया मैंने, किस पे, गॉसियन सरफेस पे। और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। क्या रहेगा, इस तरफ। हमेशा याद रखना है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर मेरा सरफेस ऐसा है, अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, इस तरफ भी बन सकता है, फिर हम अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ दिखाएंगे। अगर मेरा एरिया वेक्टर ऐसा है, ये मेरा एरिया है, तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद क्या रखना है, द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज
ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द टेकन एरिया, ठीक है। क्योंकि अभी देखो हमारा जो सरफेस था वो ऐसे था, ये हमारा सरफेस है, तो इसको परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो एरिया वेक्टर ds हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर ds और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया एरिया ds, तो ये बन जाएगा मेरा एरिया वेक्टर ds, और इस सेम डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से मुझे जो हमारा जो फाई का डेफिनेशन था, इसका डेफिनेशन फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन क्या था, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर साइन हट जाएगा, e ds cos थीटा, e ds cos थीटा बराबर, ये हमने अभी आपको बताया था। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायग्राम में देखो एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, इस तरफ, एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, इस तरफ ds, और उसी डायरेक्शन में जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर दिख रहा है हमें कि एरिया वेक्टर ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा के वैल्यू 0 डालता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो हमें पता है cos 0 कितना होता है, 1, हमें पता है cos 0 कितना होता है। अगर थीटा 0 है तो cos 0 कितना हो गया, 1, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, e ds, ठीक है, e ds। तो ये तो मेरा बेसिक डेफिनेशन था किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। अब क्या हम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी। या तो किसी को दिक्कत। अब यहां पर जो 3 नए टॉपिक पढ़ने हैं वो हमें वो देख लो, याद रखो इसके लिए। ये जो 3, ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 11th का टॉपिक है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल है, क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे वो इसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी तरह से एनक्लोज्ड है, पूरी तरह से क्या है, एनक्लोज्ड है, तो मान लो हमने स्फीयर लिया, तो स्फीयर के ऊपर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, उसके एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। कैसे रहेंगे, एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब मैं उस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज अप्लीकेबल है या कितना चार्ज अप्लाई हुआ है, पूरे स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज अप्लाई हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इसको अच्छे से समझना तो और अच्छे से समझाता हूं। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, मान लो ये है मेरे पास एक सर्कल है, या स्फीयर ही समझ लो, क्या है ये मेरे पास, स्फीयर है। दूसरा है मेरे पास एक थिन वायर, क्या है, थिन वायर, जिसका जो डायामीटर है वो नेग्लिजिबल है, जिसका डायमीटर क्या है, नेग्लिजिबल है, इसका डायमीटर क्या है, नेग्लिजिबल है। ये क्या लिया मैंने, थिन वायर। और थर्ड ले लिया मैंने क्यूब। जब मैं चार्जेस को स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, स्फीयर के सरफेस पे, तो इसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर मैंने क्या दिया है, सिर्फ चार्जेस को कहाँ रखा है, सरफेस पे रखा है, अंदर नहीं डाला। इसको क्या कहेंगे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन ए। अगर मेरे
चार्जेस कहाँ पर है, सरफेस पे है, तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बराबर। तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे हम लोग सरफेस का, क्या निकालेंगे, एरिया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड बाय एरिया। अब यहाँ पर देखो ये वायर जो है वो क्या है, एक लाइन की तरह दिख रही है, दिस इज माई लीनियर वायर, दिस इज माई लीनियर वायर ऑफ लेंथ एल, डायमीटर नेग्लिजिबल है इसलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो इसके ऊपर चार्जेस कैसे रहेंगे, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसमें चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक लाइन में, बराबर। तो ऐसे टाइम पे जब हमारा जो वायर है या कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम एक लाइन में लिखेंगे। तो ऐसे टाइम पे जब हम डेंसिटी निकालेंगे उसको कहेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये देखो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे, अलोंग लेंथ है, अलोंग लेंथ है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला बनता है Q अपॉन एल, क्या बनता है, Q अपॉन एल। यहाँ पर सरफेस एरिया पे थे इसलिए Q अपॉन है, यहाँ पर कैसे है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एक लाइन में है इसलिए Q अपॉन एल। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरे क्यूब के अंदर भर रहे, पूरे क्यूब के अंदर डाल रहे, क्या कर रहे हैं, क्यूब के अंदर हम लोग चार्जेस डाल रहे, क्यूब के अंदर चार्जेस डाल रहे हैं, मतलब हम क्या फिल कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम फिल कर रहे हैं, क्या फिल कर रहे हैं उसका हम लोग, मान लो एक बकेट है हमारे पास, बकेट के अंदर हमने पानी भर दिया, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पानी का निकालने के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, बकेट का सरफेस एरिया तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इफ यू वांट टू मेजर द वाटर फिल्ड इन द कंटेनर, तो हम क्या फाइंड करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सिमिलरली अभी हमने चार्जेस कहाँ फिल कर दिए, इस क्यूब के अंदर फिल कर दिए, तो इस टाइप पे जो चार्ज डेंसिटी होगा उसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल होता है रो। इसका क्या बनेगा, देखो लेंथ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था तो क्यू अपॉन एल, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन था सरफेस के ऊपर तो क्यू अपॉन एल, यहाँ पर कैसे वॉल्यूम भर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू अपॉन। तो ये है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न। अब यहाँ पर देखो स्फीयर है, स्फीयर के कहाँ रहेंगे, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, स्फीयर के कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे चार्जेस, सरफेस पे, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं इसमें, क्या बन जाएगा ये, मैंने माना इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्यू क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब यहां पर अच्छे से ध्यान दो, ए मतलब एरिया ऑफ स्फीयर, ए बोले तो एरिया ऑफ स्फीयर, अब कौन सा स्फीयर, वो सबसे बड़ी बात है, ए मतलब एरिया ऑफ स्फीयर, अब कौन सा स्फीयर लेना है, यहाँ पर कौन सा स्फीयर लेना है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर लेंगे हम लोग कौन सा स्फीयर, नॉर्मल स्फीयर, जो हमारा एक्चुअल स्फीयर है वो, गॉसियन स्फीयर नहीं लेंगे, कौन सा स्फीयर नहीं लेंगे, गॉसियन स्फीयर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, नॉर्मल स्फीयर, जिसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर। तो ये क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, यहां से Q मिल गया, यहां पर पुट करो तो फाई क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये भी सिग्मा का है, फाई का है, और ये भी फाई का है, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया डीएस लिया था मैंने, ये तो छोटा एरिया था ना, गॉसियन स्फीयर का छोटा एरिया था, अगर मुझे पूरा गॉसियन स्फीयर चाहिए तो उसका एरिया क्या रहेगा, मैंने जो एरिया डीएस कंसीडर किया था वो गॉसियन स्फीयर का, ये गॉसियन स्फीयर जो है उसका एक छोटा सा एरिया था, उसका एक छोटा सा एरिया था। तो अगर मुझे पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस पे क्या चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, मुझे पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। तो हम मानते हैं ये अंदर का, तो हमें रेडियस पता है कितना है, आर है, हम मानते हैं कि हमने जो ये गॉसियन स्फीयर बनाया है उसका रेडियस है आर, कितना है, आर, ठीक है। तो यहां पर ये छोटा एरिया था, तो बड़ा एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, E इंटू 4 पाई
ये भी स्फीयर ही है, पर रेडियस कितना हो गया अभी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई का इक्वेशन क्या मिला मुझे, ई इंटू 4πr²। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया कंसिडर करेंगे वो बड़े स्फीयर का करेंगे, यहाँ पर जो एरिया कंसिडर करेंगे वो छोटे स्फीयर का करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है दिस ds इज अ पार्ट ऑफ गॉसियन स्फीयर। ठीक है, अब देखो इन दोनों कंपेयर करो, दोनों फाई है, तो क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो e इंटू 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे किसके लिए फॉर्मूला चाहिए, e के लिए, 4π कैंसिल, 4π कैंसिल, बचा क्या मेरे पास e इज इक्वल टू r² को नीचे भेज दो, सिग्मा इंटू r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फीयर। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, यहाँ पर हमें पता है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो चार्जेस कांस्टेंट हो गए, रेडियस ऑफ इनर स्फीयर चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। परमिटिविटी क्या है, ये एक पहले से कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमें मिलता है E इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जैसे हम लोग स्फीयर से दूर जाते जाएंगे, जैसे हम लोग स्फीयर से दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, स्फीयर से दूर जा रहे हैं मतलब r बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, r बढ़ रहा है मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्फीयर। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर थिन सिलेंड्रिकल वायर। तो चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, किसके ऊपर, गॉसियन थ्योरम के ऊपर, जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है, ये गॉस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। तो देखते हैं क्या दिया है हमारे पास क्या गिवन है, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट 2a,0 एंड 5a,0। मतलब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, हाँ या नहीं। तो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, या कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, बराबर। मान लो ये इसका ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ये इसका ओरिजिन ओ, ये डिस्टेंस है a, 2a, 3a, 4a एंड 5a। सिमिलरली यहाँ पर -a, -2a, -3a, -4a एंड -5a। उसके बाद ऊपर की तरफ वापस से a, 2a, 3a, 4a एंड 5a। नीचे की तरफ -a, -2a, -3a, -4a एंड -5a। चलो कौन सा चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास कितने चार्जेस है, 2 चार्जेस है। सबसे पहला चार्ज -4q कहाँ पर है, 2a,0 पे। 2a,0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है वो कहाँ पर है, फर्स्ट पार्टिकल इज एट 2a एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हो गया मेरा फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पर हो गया मेरा फर्स्ट पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, -4 है। मैग्नीट्यूड कितना है, -4q, सॉरी -4q, बराबर। एंड सेकंड पार्टिकल ऑफ चार्ज +2q इज सिचुएटेड एट 5a,0। मतलब यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। मतलब ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो +5a कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, +2q। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, +2q। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे क्या देखते हैं, क्या दिया देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, फाइंड करना है। ड्यू टू द चार्ज थ्रू द स्फीयर
ड्यू टू द चार्ज थ्रू द स्फीयर। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यू टू द चार्ज थ्रू द स्फीयर, मतलब एक स्फीयर ड्रॉ करना है हमें। उसका रेडियस कितना है 4a, उसका रेडियस कितना है 4a, और ओरिजिन उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे। मतलब हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना है कहाँ पर, सेंटर पे ओरिजिन रख के, सेंटर पे ओरिजिन पे सेंटर रख के हमें क्या ड्रॉ करना है, एक स्फीयर ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 4a। मतलब स्फीयर ड्रॉ करे, मान लो एक सर्कल ड्रॉ करे बराबर, इसका रेडियस 4a है, तो वो क्या होगा, हर एक क्वाड्रेंट में 4a को काटते हुए जाएगा, तो ये कुछ हमारा ऐसा स्फीयर बनेगा। अच्छे स्फीयर नहीं बनेगा यहाँ पर क्योंकि रफ डायग्राम बना रहा हूँ, पर आपका स्फीयर जो है कुछ ऐसे दिखेगा, अंडे जैसा दिख रहा है मुझे पता है, ये एलिप्स दिख रहा है आपको, एक्चुअल में है क्या ये स्फीयर, अंडे जैसा दिख रहा है पर है क्या ये स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है 4a। कितना रेडियस है इसका 4a। अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से या तो दो ही फॉर्मूले हैं, या तो phi इज इक्वल टू E डॉट ds। अब ना यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, और ना ही एरिया की बात हो रही है। हमारे पास गॉस थ्योरम से एक और फॉर्मूला है, बाय गॉस थ्योरम। क्या फॉर्मूला है हमारे पास phi का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो Q है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का चार्ज होता है। ये जो Q होता है वो क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। मतलब ये जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगेगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज उस सरफेस के अंदर है, जो चार्ज इस सरफेस के अंदर है उसी की वजह से क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगने वाला है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस है, एक है -4q और एक है +2q। तो अब मुझे बताया एनक्लोज चार्ज कौन सा है, मतलब जो हमारा सरफेस है उसके अंदर चार्ज कौन सा है, -4q। मतलब इस पूरे स्फीयर में, इस पूरे स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ -4q की वजह से आएगा, हाँ या नहीं। +2q आउटसाइड है तो चार्ज एनक्लोज नहीं है, वो सरफेस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, +2q को निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज आउटसाइड द स्फीयर, इट इज आउटसाइड द स्फीयर। और गॉस थ्योरम सिर्फ किसके लिए बात करता है, चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब उस शेप के अंदर कितने चार्जेस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें चार्ज कितना मिला, चार्ज हमारा कितना है -4q। तो फ्लक्स क्या बन गया, -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गिवन चार्जेस, ठीक है। तो यही था, इतना ही था सॉल्यूशन, कुछ हार्ड बात है नहीं, इजी था समझा। ये क्यों नहीं लिया समझा, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड सम दिखता है पर सॉल्यूशन बहुत छोटा है। क्या कंसीडर करना है, सिर्फ वही चार्ज कंसीडर करना है दो किसके अंदर है, शेप के अंदर है। बाहर वाला चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स आने वाला नहीं है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में स्टेटमेंट सिंपल सा गिवन है, चार्ज एनक्लोज्ड इन द गिवन सरफेस और गिवन रिजिड बॉडी, उसी चार्जेस को कंसीडर करना जो शेप के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल गॉस थ्योरम के ऊपर आपके एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ हमने स्फीयर का एग्जांपल देख लिया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।